बच्चों, नमस्कार। आप सभी बच्चों का देव क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th का शॉर्ट पेपर देने जा रहे हैं, जो कि 2018 का सेट नंबर 3 है। इसमें से फर्स्ट खंड होता है आपका भौतिक विज्ञान, और दूसरा खंड होता है जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, और तीसरा खंड होता है आपका जीव विज्ञान। तो तीसरे खंड के बारे में बताने जा रहे हैं। पहला खंड और दूसरा खंड आपके पहले ही हो चुके हैं, इसलिए सभी बच्चे शॉर्ट पेपर ज़रूर हल करें, क्योंकि इससे आपके 100% क्वेश्चन ज़रूर फंसते हैं, इसलिए ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। और जो नए बच्चे हों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं। इसमें पहले 4 नंबर के तो बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं, कौन कौन से हैं, और बहुत बच्चे तुक्का लगाते हैं, वो जो ना लगाएं, ध्यान से क्वेश्चन जरूर करें। पहला है, जठर रस स्रावित होता है, यानी जठर रस किस में स्रावित होता है? अग्नाशय से, पित्ताशय से, यकृत से, अमाशय से। तो जो जठर रस आपका स्रावित होता है वो अमाशय से स्रावित होता है। किससे? अमाशय से। तो आपका राइट आंसर होगा तीसरा नंबर, अमाशय से। अगला क्वेश्चन है, डिक्शन एवं जैली संबंधित है, यानी जो डिक्शन और जैली संबंधित है वो किससे है? अवशोषण से, परासरण से, विसरण से, किस क्रिया से संबंधित है, या रसारोहण से? तो अवशोषण आपकी पाचन की क्रिया के अंतर्गत आता है, तो डिक्शन एवं जैली उससे संबंधित नहीं है, ना कि ये परासरण में होता है और ना ही ये विसरण में। तो जो डिक्शन और जैली आपका संबंधित है वो आपका रसारोहण से संबंधित है। किससे? रसारोहण की क्रिया से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका होगा पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है? वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है? पल्मोनरी शिरा होती है और फर्स्ट महाशिरा होता है। ये दो होती है, पल्मोनरी शिरा और पल्मोनरी धमनी। तो यहाँ पे जो पल्मोनरी शिरा होता है उसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, और जो पल्मोनरी धमनी होती है अशुद्ध रुधिर। तो ध्यान दें, इसमें पल्मोनरी जो शिरा होता है वो आपका शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। ये पोर्टल शिरा, पश्च महाशिरा, ग्रीवा शिरा ये नहीं है। इनमें से राइट आंसर होगा का पल्मोनरी। अगला क्वेश्चन है, पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है, यानी ये कई बार मुझे लगता है कि आपके हर सेट में लगभग पूछा गया है। ये चीज़ें हमने कई बार बताया भी है कि पौधों में भोजन और जल का संवहन किसके द्वारा होता है। तो जल का मतलब होता है पौधों में जल का संवहन जाइलम के द्वारा होता है, और भोजन का मतलब होता है कि फ्लोएम से ही भोजन बनता है। आपका ध्यान रखें, फ्लोएम से ही भोजन। तो जो पौधे में भोजन का स्थानांतरण होता है वो किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। 1 मिनट, किसके द्वारा होता है? आप फ्लोएम के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ये दूसरा, फ्लोएम द्वारा। जाइलम द्वारा आपका जल का अवशोषण होता है, यहाँ पे भोजन का पूछा गया है। और कार्टेक्स द्वारा भी नहीं होगा, मज्जा द्वारा भी नहीं होता है ये। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, फ्लोएम द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। ये आपके 4 बहुविकल्पी थे। अब देखेंगे अति लघुत्तरी जो 2 नंबर के पूछते हैं, कौन सी त्वचीय ग्रंथि स्तन ग्रंथि के रूप में परिवर्तित होती है? पसीने की ग्रंथि जो होती है वो त्वचीय ग्रंथि स्तन ग्रंथि के रूप में परिवर्तित होती है। कौन सी पसीने की ग्रंथि जो होती है वो त्वचीय ग्रंथि स्तन ग्रंथि के रूप में परिवर्तित होती है। अगला है, तालाब में जहाँ जलीय पौधे अधिक होते हैं जल की सतह पर बुलबुले उठते दिखाई देते हैं, क्यों? यानी तालाब में जहाँ जलीय पौधे होते हैं, जल वाले पौधे होते हैं, तो उनकी जल की सतह पर बुलबुले से उठते दिखाई देते हैं, क्यों? क्योंकि दिन के समय जो जलीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इस क्रिया में ऑक्सीजन जो होता है आपका O2 होता है वो सह उत्पाद के रूप में मुक्त होता है, इसलिए जल की सतह पर बुलबुलों के रूप में निकलती है। यानी जल की सतह पर जो बुलबुले उठते हैं वो ऑक्सीजन के सह उत्पाद के कारण उठते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें मेंडल के आनुवंशिकता का प्रयोग किस पौधे पर किया था? उस वैज्ञानिक का नाम बताएं। उसका वैज्ञानिक नाम बताएं, पौधे का वैज्ञानिक नाम बताएं। मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम का जो प्रयोग किया था वो मटर के पौधे में किया था, और इसका वैज्ञानिक नाम मटर का होता है पाइसम सटाइवम। क्या होता है इसका वैज्ञानिक नाम? पाइसम सटाइवम। ध्यान रखें, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसम सटाइवम। अगला क्वेश्चन है, स्वतः जननवाद पर टिप्पणी लिखें, यानी स्वतः जननवाद क्या है, टिप्पणी देखना है इसमें। स्वतः जननवाद में इटली के फ्रांसिस्को, ये भी कोविड-19 के कारण लेसन आपका कटा हुआ उसी से है स्वतः जननवाद, फिर भी आपका आया है तो देख लेते हैं। स्वतः जननवाद इटली के फ्रांसिस्को रेडी ने 1668 में दिया था कि जीव विकास के सिद्धांत के अनुसार अमीबा सादृश्य किसी सरलतम एक कोष के जीव में ही पाया जाता है, यानी अमीबा को एक कोष के जीव में ही रखा गया है। एक कोष के जीव से ही विभिन्न प्रकार के एक कोषीय तथा बहुकोषीय जीव जंतुओं का विकास हुआ है। अंगों के इस सिद्धांत का
मतलब जो ये सिद्धांत दिया था, आगे इस सिद्धांत को उन्होंने क्या किया, गलत सिद्ध किया गया था, जैसे स्वतः जननवाद कहते हैं। अगला है जीव उत्पत्ति के संबंधित रेडी के प्रयोग का संक्षिप्त विवरण दीजिए तथा बताइए कि यह जीव उत्पत्ति किस सिद्धांत को असत्य सिद्ध कर सकता है। रेडी देखेंगे यहाँ पे, फ्रांसिस्को के जो रेडी इटली के चिकित्सक थे, फ्रांसिस्को रेडी, इनका नाम था, क्या था, फ्रांसिस्को रेडी। ये इटली के चिकित्सक थे, एक डॉक्टर थे, फ्रांसिस्को रेडी इटली के एक डॉक्टर थे, चिकित्सक मतलब डॉक्टर थे। इन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा क्या किया कि वान हेलमोंट के स्वतः जननवाद को गलत सिद्ध किया। यानी अभी हमने जो बताया, जो स्वतः जननवाद की क्रिया हुई उनको उन्होंने गलत सिद्ध कर दिया। इन्होंने जोड़े मुंह के जीवाणु रहित जार एवी से लेकर प्रत्येक में उबले हुए मांस का कुछ भाग रखा। जार के ए मुख में खुला रखा और बी का मुख जालीदार कपड़े यानी मलमल के द्वारा, जार सी के द्वारा मुख को वायुराधक पार्चमेंट के पेपर से बांध दिया। यानी ए बी सी 3 लिए। जो ए वाला पात्र था आपको उन्होंने खुला रखा, जो बी वाला पात्र था उन्होंने मखमल के कपड़े से ढका, और जो सी वाला पात्र था पार्चमेंट पेपर यानी बांध दिया उसको पेपर से वायु रोधक, जिससे वायु उसमें नहीं जा सकती। इसके बाद उन्होंने यह क्रिया की कि क्यों ये संपन्न हो सकती है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है इसमें, डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। ये अभी आपका पहले सेट में इसी में पूछा था 2018 में। डीएनए आरएनए में अंतर। डीएनए एक अणु 2 सूत्रों का बना सीढ़ी सादृश्य होता है। आरएनए इसके अणु में केवल एक सूत्र होता है, और डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। डीएनए केवल केंद्रक में पाया जाता है, और आरएनए जो आपका है यह केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। क्या होता है, यह केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इसके अणु में एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन तथा साइटोसिन होते हैं। मतलब जो कि ये डीएनए के अणु में होते हैं, कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजनी बेस होते हैं ये, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन तथा साइटोसिन बेस होते हैं। और जो इसमें होते हैं आपके आरएनए में, थायमिन के स्थान पर यूरेसिल नामक बेस पाया जाता है। कौन सा, थायमिन के स्थान पर यूरेसिल नामक बेस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन इसमें अथवा में पूछा गया है कि जीन किसे कहते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखे जीन पर। मेंडल के द्वारा वर्णित कारकों को ही अब जीन कहा जाता है। जो मेंडल के द्वारा वर्णित कारकों को ही अब जीन कहा जाता है। जीन शब्द का प्रयोग पहली बार जोहानसन ने किया था। किसने किया था, जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और जोड़ों पर पाए जाने वाले मेंडल के कारक वास्तव में जीन के रूप में या प्रतियां या एलील कहे जाते हैं। जैसे कि मेंडल ने जोड़ों के रूप में कैपिटल टी जो भी क्रॉस कराया, संकरण कराया, उन्होंने आपस में लिया पौधों को, तो जोड़ों के रूप में लिया। इसी को उन्होंने क्या कहा, जीन के रूप में प्रतियां एलील कहते हैं। ये एक कोशिका से प्रत्येक जीन की ऐसी 2 प्रतियां पाई जाती हैं। 2 प्रतियां पाई जाती हैं। युग्मक निर्माण के समय में ये प्रतियां क्या हो जाती हैं, जब उनका जाइगोट यानी संकरण कराते हैं उन प्रतियों में, तो क्या होते हैं, अलग अलग हो जाती हैं। और जीन लंबे रैखिक डीएनए अणु का एक वह खंड है जो जीव के किसी एक विशिष्ट कार्य का नियंत्रण करते हैं। जीन क्रोमोसोम पर रैखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जीन कहाँ पर व्यवस्थित होते हैं, क्रोमोसोम पर एक रैखिक क्रम में यानी रेखा के रूप में व्यवस्थित होते हैं, छोटे छोटे धागे के रूप में, जिसमें दिखाई नहीं देते हैं, जो कि ये जीव के आनुवंशिकी इकाई है। जीव की आनुवंशिकी इकाई को ही जीन कहते हैं। आनुवंशिकी इकाई क्या है आपकी, जीन। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, संतति में नर एवं मादा जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है। यानी संतति में नर एवं मादा जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है। प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। क्या होता है, प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। क्या पूछा है इसमें प्रश्न, एक बार फिर से देख लेते हैं। संतति में नर एवं मादा जनकों द्वारा, जो नर एवं मादा जनकों के द्वारा आनुवंशिक योगदान होते हैं तो बराबर की भागीदारी कहा जाता है। इसको किसने सुनिश्चित किया, ओके देख लेते हैं इस क्वेश्चन को एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका।
प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। ये हमने कई बार समझाया है कि जो गुणसूत्रों का होता है एक जोड़ा के रूप में होता है, जैसे कि XX और XY। XX स्त्री में पाए जाते हैं और XY पुरुष में गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। जब युग्मक बनते हैं तो गुणसूत्रों के जोड़े से आधे आधे गुणसूत्र संतत को प्राप्त होते हैं। युग्मक के संलयन से ही गुणसूत्र फिर से मिल जाते हैं। यानी जाइगोट का संलयन होता है, जब आपस में फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइज क्रिया होती है, तो गुणसूत्र फिर से मिल जाते हैं। इसलिए संतत में नर एवं मादा जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान में बराबर के भागीदारी होते हैं। जैसे कि मनुष्य में 23 जोड़े अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें से 22 जोड़े अलिंगी गुणसूत्र होते हैं। जो 23वां जोड़ा होता है आपका, वो लिंग निर्धारण करता है। ये हमने कई बार समझाया है आपको, कई सेट में भी मिला है लिंग निर्धारण वाला। जो 23वां जोड़ा होता है वो आपको लिंग निर्धारण करने वाला होता है। नर में यहाँ पे मिस्टेक है, नर में XY गुणसूत्र होता है, YY नहीं है यहाँ पे। 1 मिनट, ये आपका XY है। नर में XY गुणसूत्र और मादा में XX गुणसूत्र होते हैं। प्रजनन कोशिका के निरंतर विभाजन से ही रिप्रोडक्शन, प्रजनन मतलब होता है रिप्रोडक्शन क्रिया के बाद भी कोशिका में निरंतर विभाजन से ही जनन संभव हो जाता है। जब लैंगिक जनन की प्रक्रिया में संतत की संरचना उत्पन्न होती है, तब नर और मादा उसे समान रूप से आनुवंशिक पदार्थ प्रदान करते हैं। इसी कारण संतति में नर और मादा जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान में बराबर की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। यानी क्योंकि उसमें दोनों का बराबर का हाथ है, इसलिए इनमें नर और मादा को आनुवंशिकी योगदान में बराबर की भागीदारी को सुनिश्चित की जाती है। इसी के 8वें में पूछा गया है कि प्रतिवर्ती क्रिया से आप क्या समझते हैं। चित्र की सहायता से इस क्रिया को स्पष्ट कीजिए, इसके महत्व को समझाइए। देखेंगे प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में। किसी उद्दीपन के फलस्वरूप शीघ्रतापूर्वक होने वाली स्वचालित और अनैच्छिक क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यह भी हमने आपको पीछे भी बताया है कि अचानक कोई क्रिया हो जाना या हमारी इच्छा अनुसार नहीं होना, वो क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया या अनैच्छिक क्रिया कहलाती है, जो शीघ्रतापूर्वक जल्दी से तुरंत यानी हो जाती है। इसकी कार्यविधि देखेंगे प्रतिवर्ती क्रिया की। ये भी आपका कोविड-19 के कारण रिलेशन हटा हुआ है, फिर भी देख लेते हैं अगर आपके सेट में आ गया है तो। प्रतिवर्ती क्रियाएं जो अनैच्छिक होते हैं और जिन पर मस्तिष्क का किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता, यानी ब्रेन का कोई भी काम नहीं होता, वहाँ की ब्रेन के द्वारा हम रोक सकते हैं वो क्रियाएं, यानी वहाँ पे कोई नियंत्रण नहीं होता है। संवेदी प्रेरणा द्वारा सुषुम्ना अथवा मस्तिष्क में पहुँचने पर तुरंत ही चालक प्रेरणा के रूप में आवश्यक अंगों में स्थानांतरित हो जाती हैं। इस प्रकार की क्रियाओं का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? हॉल ने 1833 में लगाया था। कब? 1833 में हॉल ने लगाया था इस प्रकार की क्रियाओं का पता। ये है आपकी प्रतिवर्ती क्रिया का चित्र। ये जो संवेदी तंत्रिका होती है और ये आपकी जो इधर से जाती होती है मेरु तंत्रिका, ये चाली तंत्रिका, आधारमूल, धूसर द्रव्य इसमें भरा होता है, श्वेत द्रव्य, ये आपका प्रतिवर्ती क्रिया का चित्र है। आगे देखेंगे, आपका ये लास्ट क्वेश्चन था। अब बाकी मिलते हैं आपको अगले सेट में। और ये आपका सेट काफ़ी छोटा था, चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। और बाकी के सेट ज़रूर हल करें जितने भी हमने डाले हैं, और शेयर ज़रूर करें वीडियो को, ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। जो बच्चे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता है कोई भी क्वेश्चन, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें, हम आपको अगले वीडियो में ज़रूर वो क्वेश्चन दोबारा से समझाएंगे।